चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि एक ट्रांसपेरेंट फिल्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 is coated on a glass slab of refractive index 1.45. What is the minimum thickness of the transparent film to be coated for the maximum transmission of green light of wavelength itna, 550 nanometer? Uh, minimum thickness of transparent film to be coated for the maximum transmissions. तो यहाँ पर देखें, अगर इसमें थोड़ी बैकग्राउंड ले लेते हैं कि अगर आप सपोज करिए कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव कर रहे हैं, तो अगर अगर देखें ये एम्पलीट्यूड है इंसिडेंट वेव का, तो बाउंड्री पर यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी होगी एंड ट्रांसमिट भी होगी। तो यहाँ पर जो ट्रांसमिशन होती है उसमें फेज चेंज नहीं है एंड एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। दिस इज द एटी, जो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर वेलोसिटी एंड यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, उस पर डिपेंड करता है ये। लेकिन जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगी तो आपका जो फेज चेंज है वो पाई हो जाएगा, फेज पाई से चेंज हो गया। अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट कर रहा है तो फेज चेंज पाई हो रही है एंड ये रिफ्लेक्टेड की एम्पलीट्यूड हो जाएगी। इसका मतलब अगर आप डेंसर से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो फेज चेंज पाई से हो रहा है। लेकिन अगर जस्ट रिवर्स कर दें कि आपका ये रेयरर है एंड ये डेंसर है, तो उस केसेस में आपका फेज चेंज यहाँ पर भी जीरो है एंड फेज चेंज यहाँ पर भी जीरो है, यानी कि फेज चेंज हमारा नहीं हो रहा है। इसका मतलब सिर्फ एक ही केसेस में फेज चेंज हो रहा है जब वो डेंसर से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका एक ट्रांसपेरेंट फिल्म है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 2 दिया हुआ है। यहाँ पर इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 2 दिया हुआ है एंड इसकी मिनिमम थिकनेस बोल रहा है एंड ये ग्लास है, ये ग्लास का स्लैब है। अब अगर देखें कि जो लाइट फॉल कर रही है वो एयर से आ रहा है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 वाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये रेयरर टू डेंसर में जा रहा है। तो यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसमें फेज चेंज पाई हो रहा है और ये ट्रांसमिटेड है तो इसमें फेज चेंज जीरो है। अब अगर देखें तो यहाँ पर दो चीजें होगी। ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 दे रहा है, तो ये 2 से 1.4 में आ रहा है। इसका मतलब डेंसर से रेयर में जा रही है, तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शंस होगी उसमें फेज चेंज नहीं हुआ और ट्रांसमिशन में तो फेज चेंज बिल्कुल ही नहीं हुआ। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर फिर से ट्रांसमिशन में फेज चेंज जीरो है एंड यहाँ पर रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसीलिए फेज चेंज नहीं है एंड फिर जो ट्रांसमिशन है उसमें फेज चेंज नहीं है। एंड क्वेश्चंस के हिसाब से यहाँ पर जो सुपरपोजिशन हो रही है उसकी मैक्सिमा फाइंड करने के लिए बोल रहा है, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसकी मिनिमा फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अब अगर देखें, सॉरी, अगर यहाँ पर देखें तो इस टी थिकनेस के इक्विवेलेंट इसकी जो पाथ लेंथ होगी वो म्यू टी होगा। तो आप अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखें तो ये भी म्यू टी एंड ये भी म्यू टी, इसका मतलब 2 म्यू टी पाथ डिफरेंस हो गया। एंड अगर नॉर्मल इंसिडेंस है तो उस केसेस में इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में का पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी हो जाएगा। एंड अगर आप ट्रांसमिशन मैक्सिमा को लेंगे तो डायरेक्टली एन लेमडा के लिए लिख सकते हैं एंड रिफ्लेक्टेड मिनिमा के लिए देखें तो इस दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई ऑलरेडी क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर भी पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी इजकल टू एन लेमडा विल बी कंडीशन ऑफ द मिनिमा, क्योंकि फेज डिफरेंस पाई ऑलरेडी क्रिएट हो गया है। लेकिन अगर ये ऑब्लिक
इंसिडेंट होगा तो उस केसेस में आर के बेसिस पर आप पार्ट डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। आप आर के बेसिस पर फाइंड इन जनरल ऑब्लिक इंक्लाइनेशंस के लिए म्यू टी कॉस आर इक्वल टू एन लेमडा लिख सकते हैं आप रिफ्लेक्टेड मिनिमा के लिए एंड ट्रांसमिशन मैक्सिमा के लिए, क्योंकि यहाँ पर फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं हुई है, यहाँ पर फेज डिफरेंस ऑलरेडी क्रिएट हो गई है, इसीलिए एन लेमडा विल बी द कंडीशन ऑफ द मिनिमा, तो रिफ्लेक्टेड मिनिमा एंड ट्रांसमिशन मैक्सिमा का सेम कंडीशन होगा। एंड अगर ये नॉर्मल इंसिडेंस होगी तो आर का वैल्यू 0 होगा, तो उस केसेस में आप 2 म्यू टी इक्वल टू एन लेमडा लिख सकते हो। एंड टी की मिनिमम थिकनेस फाइंड करने के लिए बोल रहा है, इसीलिए हम एन की वैल्यू को 1 लेंगे, यानी कि टी विल बी इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 म्यू, एंड लेमडा की वैल्यू 550 नैनोमीटर है एंड म्यू की वैल्यू 2 है, तो ये 4 हो जाएगा। एंड अगर देखें तो 1 एंड 1 आएगा तो 3 3, तो अगर देखें तो थर्ड आंसर इससे मैच कर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। A symmetric thin biconvex lens is cut into 4 equal parts by two planes A and B, AB। ये इस तरह से AB प्लेन में एंड CD दो बार कट कर रहा है। ये एज ऑन इन द फिगर, इफ द पावर ऑफ द ओरिजिनल लेंस इज 4D देन द पावर ऑफ डिवाइडेड लेंस। तो सबसे पहले आप ओरिजिनल को लिख लो। ये कह रहा है पावर ऑफ द ओरिजिनल is 4 diopter, and that will be equal to the 1 by f, and that will be equal to mu minus 1 by r, and minus 1 by r. So 4 is equal to mu minus 1 and into 1 upon r, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये ओरिजिनल का आपको गिवन इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पर अगर देखें तो अगर हमने इस तरह से कट किया है, अगर हमने कट ऐसा किया है, तो कोई भी फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के कटिंग में आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ उसकी साइज छोटा हो रहा है, इसीलिए इमेज की इंटेंसिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन इस वाले केसेस में आपका फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन फोकल लेंथ। लेकिन अगर आप इस तरह से कट करेंगे, ऐसे अगर कट करेंगे, तो इधर वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम रह गया, लेकिन ये रेडियस ऑफ कर्वेचर तो प्लेन हो गई, इसीलिए इस वाले केसेस में आपका फोकल लेंथ चेंज होगा। तो अगर आपने इसको इस तरह से कट कर लिया, यानी कि 4 पीसेज मिलेंगे, ये एक पीसेज इस तरह का मिलेगा एंड इस तरह के 4 पीसेज मिलेंगे, हर एक का पावर सेम होगा। तो ये कह रहा है देन द पावर ऑफ द पार्ट ऑफ द डिवाइडेड लेंस, तो एक पार्ट की जो पावर है वो कितनी होगी वो फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो आप फिर से इसको देख लो। यहाँ पर अगर हम P डैश लिखें तो दैट विल बी इक्वल टू 1 अपन F डैश, एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 एंड 1 अपन R एंड माइनस 1 अपन इंफिनिटी लिखेंगे, सो दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय R। एंड यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये तो 2 आएगा ना, यहाँ पर तो 2 आ रहा है ना ये, तो यहाँ से म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय आर का वैल्यू आप निकाल करके दूसरे वाले इक्वेशंस में फेड कर दो, तो इससे आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ से 2 एंड 2 को अगर कैंसिल कर दें तो ये 2 आ जाएगा, तो म्यू माइनस 1 बाय आर का वैल्यू 2 आ गया। तो इसका मतलब पावर ऑफ इंडिविजुअल डिवाइडेड पार्ट जो है वो 2 आना चाहिए।
तो इसमें 4 ऑप्शन मैच कर रहा है, इसका मतलब 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A series LCR circuit is connected to an alternating source of EMF. The current amplitude at a resonant frequency is I naught. If the value of the resonance R becomes twice of its initial value, then the amplitude at the resonance कितना होगा, ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर देखें तो R, L एंड C अगर देखें तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग सोर्स है। एंड यहाँ पर Z अगर देखें तो Z की वैल्यू को आप आर स्क्वायर एन प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट लिखते हैं। लेकिन एट रेजोनेंस एक्सएल एंड एक्सी इक्वल होता है, तो Z का वैल्यू R हो जाएगा। एंड इस केसेस में करंट मैक्सिमम हो जाएगी। तो आपको फर्स्ट केसेस में कह रहा है कि आई नॉट करंट एम्पलीट्यूड इज एट रेजोनेंस ई बाय आर है। एंड करंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, अगर करंट की एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी अगर रेसिस्टेंस को हमने डबल कर दिया है। तो अगर रेसिस्टेंस को डबल किए हैं तो एट रेजोनेंस स्टील एक्सएल एंड एक्सी इक्वल है, तो जेड जो है वो हम 2R ही रहेगा, क्योंकि दूसरा वाला भी कंडीशन रेजोनेंस के लिए ही बोल रहा है। तो E डिवाइडेड बाय 2R होगा, सो दैट विल बी इक्वल टू आई नॉट एंड डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब ये दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A ball of 100 gram is projected with a velocity of 20 meter per second at 60 degree with the horizontal. The decrease in kinetic energy of the ball during the motion from point of projection to the highest point, ये normally known ही होता है। अगर देखें तो यहाँ पर आपने थ्रो किया है कितने से, 20 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री पर। तो हमें ये पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होती है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट जीरो हो जाता है। एंड यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ पर निकाल लो, तो 20 cos 60 यानी कि दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा क्योंकि उस डायरेक्शंस में कोई भी फोर्स या नहीं है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो दैट विल रिमेन सेम, एंड यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो गया है। तो क्वेश्चंस में कह रहा है द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द मैक्सिमम हाइट। तो अगर देखें तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू हाफ m and multiplied by 20 square, and kinetic energy at the highest point is equal to half m and multiplied by 10 square। तो जो डेल्टा के है यानी दैट इज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, वो दिस मीन इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हाफ हम कॉमन ले रहे हैं। एंड दिस इज 400 एंड माइनस 100, तो दिस इज हाफ। एंड आपको मास की वैल्यू 100 ग्राम दिया हुआ है, इसको आप 0.1 लिख सकते हैं, एंड मल्टीप्लाइड बाय 300, तो ये 15 जूल, यानी डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज 15 जूल। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A small rigid spherical ball of mass m is dropped in a long vertical tube containing glycerine. The velocity of the ball becomes constant after some time. If the density of the glycerine is half of the density of the ball, then the viscous force acting on the ball will अगर देखें यहाँ पर दिस इज बॉल, इसकी वेट डाउनवर्ड डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है, दैट इज द mg। एंड ऊपर दो फोर्स लग रहा है, एक विस्क पॉइंट देन द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। एक फोर्स हमारा विस्कस फोर्स लग रहा है एंड एक अपथ्रस्ट लग रहा है, पॉइंट फोर्स लग रहा है।
एंड यहाँ पर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट, देन नेट फोर्स विल बिकम्स जीरो। यहाँ पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो नेट फोर्स अगर जीरो होगा तो इसका मतलब विस्कस फोर्स एंड अपथ्रस्ट का जो सम है वो वेट के बराबर है। तो यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि विस्कस फोर्स एंड प्लस अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट, यानी कि mg। एंड यहाँ पर v एंड डेंसिटी ऑफ द बॉल, v एंड डेंसिटी ऑफ द बॉल को आप m ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर f विस्कस फोर्स एंड प्लस अपथ्रस्ट के लिए वेलोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन लिखेंगे। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन दैट इज इक्वल टू द mg। एंड क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन इज हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ द बॉल। ये आपको दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन इज इक्वल टू डेंसिटी, सॉरी, हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ द बॉल, ऐसा क्वेश्चंस में गिवन है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि विस्कस फोर्स एंड प्लस v and this is density of the ball and divided by 2 will be equal to mg। and v ball, ये आपको m इसकी वैल्यू दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर g भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पर g भी है, यानी कि दिस इज द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो यहाँ पर g भी लगाएंगे। तो विस्कस फोर्स एंड प्लस ये टर्म हमें m के बराबर दिया हुआ है, दिस विल बिकम्स द mg by 2, सो दैट इज इक्वल टू द mg, यानी कि विस्कस फोर्स mg माइनस mg by 2, तो ये आपका विस्कस फोर्स mg by 2 हो गया। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया 16 centimeter square and separation between the plates 10 centimeter is charged by a DC current. Consider a hypothetical plane surface of area itna inside the capacitor and parallel plate to the plates. At an instant, the current through the circuit is 6 ampere. At the same instant, the displacement current through A naught is। अब अगर देखें यहाँ पर तो ये क्वेश्चंस में कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है, ये A है, इसकी एरिया A जो कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, एंड यहाँ पर हम ये A नॉट है जिसकी एरिया 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट तभी अराइज होती है जब ये चार्जिंग की प्रोसेस में है, यानी फुल चार्ज नहीं हुआ है, एंड यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरिएबल्स है। तो यूजुअली अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट करंट को आप एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी लिख सकते हैं। एंड डिस्प्लेसमेंट करंट तभी अराइज होती है जिस समय ये चार्जिंग के प्रोसेस में है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग है। अगर ये फुल चार्ज हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी, उस केसेस में डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर लिखें आईसी कंडक्शन करंट और इस रीजन में डिस्प्लेसमेंट करंट, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी किसी भी टाइम आपका जो कंडक्शन करंट है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर करंट डेंसिटी के फॉर्म में ले लें तो करंट डेंसिटी यहाँ पर ए से डिवाइड कर दिए एंड आई डी एंड डिवाइडेड बाय ए नॉट कर देंगे। तो इससे हमारा आई डी विल बी इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाय ए एंड मल्टीप्लाइड बाय कंडक्शन करंट। तो इससे हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी इक्वल टू हाउ मच, ए नॉट कितना है 3.2 है, एंड ए कितना है, ए की वैल्यू 16 है एंड ये 6 है। तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये अगर करें ये 0.2 आ जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 1.2 एम्पियर।
एंड मिली एम्पियर में बोल रहा है आंसर देने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू को मिली एम्पियर में बोल रहा है, तो ये 1200 मिली एम्पियर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये सही होना चाहिए। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेट करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इन द गिवन सर्किट इज, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ डीसी सोर्स है एंड डीसी सोर्स में आपका जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा यानी कि स्टेडी स्टेट आ जाएगी, यहाँ पर कैपेसिटर फुल चार्ज आ जाएगा तो इधर से करंट फ्लो नहीं होगा, वो सर्किट ब्रोकन हो जाएगी। तो इसका मतलब आपका जो करंट है वो यूजुअली यहाँ से जो करंट पास कर रही है वो करंट इधर आगे करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो आप इक्विवेलेंट सर्किट एक छोटा सा बना देते हैं यहाँ पर। ये 2 वोल्ट है एंड यहाँ पर इस तरह का सर्किट है। ये 2 ओम है एंड ये 4 ओम है, ये 3 ओम है एंड ये 6 ओम है। तो आप देखें अगर तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा, तो इसकी इक्विवेलेंट 6 एंड 3 का पैरेलल में 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3, तो ये आपका 2 ओम हो जाएगा। तो इस दोनों का इक्विवेलेंट 2 ओम हो गया एंड ये 2 ओम एंड फिर से 2 ओम, तो वो 4 ओम हो जाएगा। ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे तो इक्विवेलेंट आपका 4 ओम हो जाएगा एंड 4 एंड 4 ओम का फिर से कितना हो जाएगा, पैरेलल में 2 ओम हो जाएगा। इसका मतलब जो फाइनल आर इक्विवेलेंट है दैट इज 2 ohm, so current will be equal to V upon R, यानी कि that is 2 upon 2, so that is 1 ampere। करंट हमारा 1 एम्पियर होना चाहिए, तो यहाँ पर करंट 1 एम्पियर है। नेक्स्ट, टू लॉन्ग पैरेलल मैग्नेटिक इफेक्ट से है हमारा, दो लॉन्ग पैरेलल वायर्स दिए हुए हैं एंड यहाँ पर एक पॉइंट P है जो सेकेंड वायर से 4 सेंटीमीटर पर है, दोनों की करंट की वैल्यू दिया हुआ है। तो P पॉइंट्स पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए बोल रहा है। दिस इज ओनली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। तो आप अगर देखोगे इनफाइनाइट या लॉन्ग वायर में अगर I करंट फ्लो कर रहा हो तो इससे R डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का आप फार्मूला लेते हैं दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R, ऐसा फार्मूला लेते हैं। एंड आप डायरेक्शंस फाइंड कर सकते हैं। तो उस साइड जो है इस वायर के लिए परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शंस में होगी एंड इस साइड परपेंडिकुलर अप होगा। तो यहाँ पर अगर देखें ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो फर्स्ट वायर से P पॉइंट की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मैं बी एक्स के लिए डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर कि बी एक्स विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यानी कि 10 टू द पावर -7 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड करंट यहाँ पर 5 एम्पियर दिया हुआ है तो 5 एंड डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 इंटू 10 टू पावर -2। तो ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 10 टू द पावर -5 टेस्ला बच गया। अब ये देखें तो ये माइनस के कैप में है एंड बी वाई देखें अगर मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू वायर वाई,
तो यहाँ से डिस्टेंस आपका 4 सेंटीमीटर है और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। तो यहाँ पर देखें तो म्यू नॉट बाय 4 पाई अगेन 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -2। तो ये कितना आ गया? 2 इंटू 10 टू द पावर -5 के कैप में जाएगा। ये नेगेटिव जेड में है, ये पॉजिटिव जेड में है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए द वैल्यू magnitude of the resultant magnetic field at point P is magnitude of the resultant magnetic field x multiplied by 10 to the power -5 टेस्ला। तो अगर आप यहाँ पर B नेट की वैल्यू फाइंड करो तो दैट विल बी इक्वल टू, इस दोनों को माइनस करेंगे तो 2 एंड यहाँ पर ओनली 10 टू द पावर -5 टेस्ला बच गया एंड ये के कैप में बच गया। लेकिन आंसर जो है वो इस फॉर्मेट में कह रहा है कि x मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -5 टेस्ला है। तो x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x की वैल्यू 1 आ गया। नेक्स्ट, ए ट्यूब ऑफ लेंथ 1 मीटर filled completely with an ideal liquid of mass 2m and closed at both ends. The tube is rotated uniformly in a horizontal plane about to one of its end. If the force exerted by the liquid at the other end is F, then the angular velocity को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चंस अगर देखें तो आपका एक ट्यूब है, ये दोनों एंड क्लोज्ड है एंड इसमें आपने लिक्विड फिलअप कर दिया है एंड उस लिक्विड की मास 2m गिवन है एंड इसको एक एंड के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी